भविष्य में बनने वाले हमारे प्यारे प्यारे शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 20 दिसंबर को हुए ऑनलाइन सीटेट एग्जाम में पूछे गए सीडीपी के कुल 30 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। सीटेट एग्जाम में सारा खेल पेडागोजी का है। अगर सिर्फ आपका पेडागोजी भी स्ट्रॉन्ग है तो आप पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। अब विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज यूनिडायमेंशनल। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि विकास क्या होता है, ये एक आयामी नहीं होता है। विकास होता है मल्टी डायमेंशनल, मतलब बहुआयामी विकास का सिद्धांत होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रीसीड्स फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। अब यहाँ पे कह रहा है ऊपर से नीचे या एक कह रहा है केंद्र से बाहर। अगर विकास का दिशा ऊपर से नीचे हो मतलब टॉप टू डाउन हो, अगर विकास का सिद्धांत टॉप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे हो तो उसे सिफालोकोडल अर्थात शिरोपदोन्मुखी कहा जाता है। अगर वहीं पे विकास का दिशा केंद्र से बाहर की ओर हो मतलब सेंटर टू अगर पेरीफेरी हो, सेंटर टू पेरीफेरी होता है तो उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब समीप दूरभिमुख कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा। तीसरा कह रहा है विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर। तो ये भी सही है कि आनुवांशिकता और संपोषण मतलब नेचर और नर्चर दोनों से हमारा डेवलपमेंट प्रभावित होता है। चौथा कह रहा है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। डेवलपमेंट अकर्स इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये भी बिल्कुल सही बात है कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, क्योंकि ये गलत है और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही नहीं है। पेडागोजी में सारा का सारा लैंग्वेज का खेल होता है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमें एकदम गौर से ध्यान से पढ़ना है ताकि हम उसका सही से आंसर दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ। अब शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है विकास का दिशा का दो सिद्धांत है, एक होता है सिफालोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। सिफालोकोडल को ही हम लोग शिरोध पदोन्मुखी कहते हैं, शिरोध पदोन्मुखी कहा जाता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल को समीप दूरभिमुख कहा जाता है या समीप दूरस्थ कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है गामक विकास। अब विकास जो होता है वो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। फिजिकल का मतलब हो गया शारीरिक विकास होता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास होता है, सोशल का मतलब होता है सामाजिक विकास होता है और इमोशनल का मतलब सांवेगिक विकास होता है। तो ये फिजिकल से रिलेटेड है मतलब शारीरिक विकास से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। दूसरा कह रहा है भाषा विकास, इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह रहा है। तो शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है वो कभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से उसको कोई मतलब ही नहीं है। और चौथा कह रहा है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, इससे भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? डैश इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब भाषा जो हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं वो किस अवस्था में सीखते हैं? तो पहला ऑप्शन हमको दे रहा है जन्म पूर्व समय, प्रीनेटल पीरियड। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि जन्म से पूर्व, जन्म से पहले तो हम लोग भाषा नहीं सीखते हैं। दूसरा कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ये वाला जो हमारा ऑप्शन होता है वही सेंसिटिव पीरियड होता है, वही हमारा संवेदनशील अवस्था होता है जो कि जन्म से 5 वर्ष तक होता है। जन्म से 5 वर्ष तक ये अवस्था होता है। इसको चॉम्स्की साहब ये कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। तीसरा कह रहा है मध्य बाल्यावस्था, मिडल चाइल्डहुड। ये ऑप्शन नहीं होगा।
चौथा है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये अवस्था सबसे संवेदनशील अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? डैश अकर्स विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रेन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक्वायर लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट इनिशियल कॉग्निटिव स्किल्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि परिवार में जो बच्चे स्टार्टिंग में व्यक्तिगत पहचान बनाना शुरू करते हैं या भाषा सीखते हैं या संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ हम लोग परिवार से ही सीखते हैं। स्टार्टिंग में जो भी कुछ सीखते हैं वो परिवार से सीखते हैं। उसके बाद हमारा आता है द्वितीयक समाजीकरण, परिवार के बाद जो स्कूल्स वगैरह है वो सब हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाता है। अव्यक्त समाजीकरण से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सक्रिय समाजीकरण से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंज कोहलबर्ग, एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे लॉरेंज कोहलबर्ग की बात हो रही है, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो मतलब हम लोग नैतिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं, वो किस चरण पे होता है, मतलब मोरल थिंकिंग हम लोगों का कब स्टार्ट होता है? तो सबसे पहला कह रहा है पूर्व पारंपरिक चरण, प्री कॉन्वेंशियल स्टेज। तो इस स्टेज में बच्चे को समाज से कोई मतलब नहीं होगा, उसको जो खुद को अच्छा लगेगा वही वो चाहेगा कि सबको अच्छा लगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है पारंपरिक चरण, कॉन्वेंशियल स्टेज, यही हो जाएगा। यहीं से हम लोग नैतिक चिंतन शुरू करते हैं। उसके बाद है उत्तर पारंपरिक चरण, पोस्ट कॉन्वेंशियल स्टेज, ये भी नहीं होगा। चौथा है दूरस्थ पारंपरिक चरण, लेटर कॉन्वेंशियल स्टेज, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? फ्रॉम अ पियाजियन पर्सपेक्टिव, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का पहले से कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर किसी डॉग के बारे में, जैसे घर में कोई अगर कुत्ता पाले हुआ है तो उसके बारे में उसको पहले से कॉन्सेप्ट है कि कुत्ता इस तरह का होता है, इसका फेस ऐसा होता है, 4 पैर होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मौजूदा ज्ञान में नया ज्ञान को शामिल किया। अब जैसे वो बाहरी कुत्ता देखा तो उसके बॉडी पे बहुत सारे बाल होंगे, तो फिर वो नया स्कीमा वहाँ पे क्रिएट कर लेगा, लेकिन कैसे? पुराने स्कीमा में ऐड करके। तो जब हम पुराने स्कीमा में ऐड करके नया स्कीमा स्थापित करते हैं तो उसको आत्मसातकरण, एसिमिलेशन कहा जाता है। और जब हम डायरेक्ट नया स्कीमा बना लेते हैं उसे समायोजन, एकोमोडेशन कहा जाता है। मतलब 2 तरह का स्कीमा हो जाता है। पुराने में अगर हम नया जोड़ते हैं उसको आत्मसातीकरण मतलब एसिमिलेशन कहा जाता है, और जब हम नया बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुत्ते के बारे में उसके पास स्कीमा था, लेकिन अगर कहीं पे वो कैट मतलब बिल्ली को देखा तो एक नया स्कीमा बना लिया, तो जब अगर वो नया स्कीमा बना लेगा मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, तो उसको समायोजन, एकोमोडेशन कहा जाएगा। यहाँ पे समाजीकरण से कोई मतलब नहीं है, सोशलाइजेशन से, और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। वह अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? मीना हैज़ बिगन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स। मतलब वो वर्ड को यूज़ करना भी सीख गई है और उसको रिप्रेजेंट करता, जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है वर्ड, वो चीज़ भी समझ गई है, बट वो अभी क्या नहीं समझी है? तो सी इज़ ऑल्सो बिगनिंग टू रीजन लॉजिकली थॉट्स। थोड़ा थोड़ा वो लॉजिकल थॉट भी लगाना शुरू कर दी है। सी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन, मतलब उसको अभी तक कंजर्वेशन नहीं आया है, मतलब संरक्षण नहीं आया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हिच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीना इन।
तो मीना संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पे है? मतलब वह वस्तुओं को पिक्चर देख करके समझ जाती है कि ये एप्पल है या ये बैट है, इस तरह का चीज़ वो समझ जाती है, बट वो संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पा रही है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, जो 2 से 6 वर्ष का होता है। वहीं अगर इसमें संरक्षण और क्रमबद्धता आ जाता तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाता। बट यहाँ पे कह रहा है कि अभी वो संरक्षण नहीं कर पा रही है, इसलिए यह अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। अमूर्त से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये सबसे लास्ट वाला स्टेज है। और संवेदी कामक अवस्था होता है, सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जो जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष तक होता है, जिस समय सेंस ऑर्गेन के साथ वो लोग सेंस ऑर्गेन के हेल्प से कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय। यहाँ पे ZPD का बात हो रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का बात हो रहा है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का बात हो रहा है। तो ये कह रहा है किसने प्रतिपादित किया, मतलब किसने इस टर्म को यूज़ किया। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ये शब्द, वो कॉन्सेप्ट, इस टर्म के बारे में वो कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, मतलब इस टर्म के बारे में वो सबसे पहले वही बताए थे। बट इसका यूज़ लेव वाइगोत्स्की साहब ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का टर्म किसने दिया, तो हमारा जेरोम ब्रूनर होता। डेविड ऑसोवेल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, रॉबर्ट एम गैगन से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? Which statement correctly lays out the fundamental principle of लेव वाइगोत्स्की थ्योरी? अब पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है अधिगम एक अचेतन प्रक्रिया है। तो अधिगम मतलब लर्निंग जो है वो अनकॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये कॉन्शियस प्रोसेस है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। अब यहाँ पे चेतन अचेतन का जो बात है, इसका कॉन्सेप्ट फ्रायड साहब ने दिया था। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। तो वाइगोत्स्की की बात जहाँ पर भी होगी, अगर समाज की बात हो तो वाइगोत्स्की की बात यहाँ पे हो जाएगी। मतलब वाइगोत्स्की साहब ने ही सोशल कल्चर मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में बताया था। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, लर्निंग इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। अब हम जो अगर कोई भी चीज़ सीखते हैं मतलब अधिगम करते हैं तो वो जेनेटिकली नहीं होता है। मतलब अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, डॉक्टर या इंजीनियर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो बच्चा होगा वो भी उतना ही इंटेलिजेंट होगा। अगर उतना होता तब हम जेनेटिकल की बात करते हैं यहाँ पे। और चौथा ऑप्शन कह रहा है अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है, लर्निंग इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर्स इन 4 स्टेज। तो लर्निंग जो हमारा है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लर्निंग डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इज। अब मीनिंगफुल लर्निंग की जहाँ पे बात होगी, मतलब अगर वह प्रगतिशील कक्षा है, मतलब व्यक्तिगत अधिगम की यहाँ पे बात हो रही है, और प्रगतिशील कक्षा है मतलब हमारा चाइल्ड जो होगा, मतलब हमारा बच्चा जो होगा, उसको सेंटर में रख करके हमको यहाँ पे काम करना है। और हमें ये देखना है कि बच्चा क्या है, एक्टिव है। पहला ऑप्शन कह रहा है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, रेगुलर इंडिविजुअल कंपटीशन। अब सिर्फ प्रतियोगिता का आयोजन करके हम एक प्रगतिशील कक्षा नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बच्चा है मतलब स्टूडेंट जो होगा वो उतना एक्टिव नहीं हो पाएगा। दूसरा कह रहा है मौखिक दंड का प्रयोग, यूज ऑफ वर्बल पनिशमेंट। अब बच्चे को हमको पनिशमेंट नहीं देना है, दंड हमें नहीं देना है। तीसरा कह रहा है एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, यूनिफॉर्म रिजिडिटी स्ट्रक्चर करिकुलम। तो हमारा जो पाठ्यचर्या है मतलब करिकुलम जो है वो हमारा रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, मतलब हमारा पाठ्यचर्या लचीलापन होना चाहिए उसमें। और चौथा ऑप्शन कह रहा है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन ओनली असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की कहीं पे भी बात हो, इसका मतलब होता है समेटिव असेसमेंट, जो कि टर्म इन असेसमेंट होता है। मतलब हमको बस बच्चे को रिजल्ट देने के लिए इस असेसमेंट का यूज़ किया जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे कह रहा है फोकस करना है किस पे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्या होता है कि हम बच्चों के बारे में पता लगाते हैं कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या वो नहीं समझ पा रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरी एडवोकेट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रीसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। यहाँ कह रहा है कि विकास का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें बताया गया है कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। मतलब पहले बच्चों में संज्ञानात्मक विकास हुआ, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद भाषा का विकास हुआ। तो इसके बारे में पियाजे कहते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। वहीं अगर वाइगॉत्स्की की बात होता तो वाइगॉत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। मतलब वाइगॉत्स्की का कहना है कि पहले भाषा आया फिर विकास हुआ, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे पूछ रहा है पहले विकास हुआ है और फिर भाषा आया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फोर्थ बैंडूरा से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम टू एड्रेस जेंडर स्टेरियोटाइप। अब यहाँ पे कह रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता मतलब जेंडर स्टेरियोटाइप को हमको बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा तरीका है जो कि उचित नहीं है। लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब हुआ कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच अलग अलग मेंटेलिटी रखना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है लैंगिक पक्षपात को चुनौती देना, काउंटर जेंडर बायस। तो अगर हम लैंगिक पक्षपात को चुनौती दे रहे हैं, जैसे अगर ये समाज में हम लोगों का एक सामाजिक जो भावना है उसी को लैंगिक रूढ़िवादिता का नाम दिया गया है। जैसे लोगों का मानना है कि लड़कियां रोती है या लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, तो इस तरह का कोई भी बात नहीं है, क्योंकि लड़के भी रोते हैं या लड़के भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे लैंगिक पक्षपात को अगर हम चुनौती दे रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि बच्चों को हम बताएंगे कि ऐसा थोड़े है कि सिर्फ लड़कियां रोती है, लड़के भी रोते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड कह रहा है कि कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। तो यहाँ पे तो और ज़्यादा हम लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रोमोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स के बीच डिफरेंस बच्चों को ही बताएंगे, वहाँ पे हम अगर दिखाएंगे तो वो तो और बढ़ावा देना हुआ। तीसरा कह रहा है लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करना, डिस्कशन ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये बिल्कुल अच्छा बात है, अगर हम लैंगिक भेदभाव पे चर्चा करेंगे तो बच्चों के बीच अच्छा इन्फॉर्मेशन जाएगा। चौथा कह रहा है ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे, यूज ऑफ एग्जाम्पल्स विच शो बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन कंफॉर्मिस्ट रोल्स। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी विधि उचित नहीं है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, क्योंकि ये जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उसकी सहायता करती है, जहाँ पे वह लकड़ी के ब्लॉक्स मतलब लकड़ी के टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पारो हेल्प्स हर फादर इन हिज कारपेंट्री शॉप वेयर शी सक्सेसफुली मेजर्स वुडन ब्लॉक्स यूजिंग टेक्निक्स टॉट बाय हर फादर। मतलब उसके पिता ने जो टेक्निक सिखाया था उससे वह लकड़ी के टुकड़ों को
नाप लेती है आसानी से। शी इज रिसेंटली एडमिटेड टू अ पब्लिक स्कूल अंडर EWS स्कीम वेयर शी इज अनेबल टू कोप अप विद द एकेडमिक डिमांड्स स्पेशली इन हिज सिचुएशन। मतलब लेकिन फिर भी स्कूल में वो अच्छे ढंग से मैथ नहीं कर पा रही है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। टेल पारो दैट शी डजंट हैव द एबिलिटी टू स्टडी। तो ये तो बिल्कुल पागलपन हो जाएगा, क्योंकि किसी को पढ़ने की क्षमता है या नहीं ये हम डिसाइड करने वाले होते कौन है। उसको पढ़ाएंगे, अच्छा माहौल देंगे तो वो पढ़ेगा ही। दूसरा कह रहा है कि पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। गिव टेस्ट, इनकरेज रिपीटेड ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस। मतलब सिर्फ परीक्षा देने से और कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करने से या याद करने से हम बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। कॉन्टेक्चुअलाइज द करिकुलम एंड स्टडी मटेरियल फॉर पारो इंटीग्रेटिंग हर मैथमेटिकल एक्सपीरियंस गेन्ड आउटसाइड द स्कूल। अब इस ऑप्शन में क्या है कि स्कूल के लाइफ को रियल लाइफ से कनेक्ट किया जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर भी चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है पारो को घर पर सीखे गए ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। आस्क पारो टू कीप हर नॉलेज गेन्ड एट होम सेपरेट फ्रॉम नॉलेज गेन्ड एट स्कूल। अब स्कूल में अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं और घर पे अगर हम कोई चीज़ सीखे हैं तो दोनों को सेपरेट कर देंगे तो आखिर हमको सीखने से या पढ़ने से फ़ायदा ही क्या हुआ। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है। सेंसिटिविटी टू द साउंड, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड कैरेक्टराइज विथ व्हिच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अब कह रहा है ध्वनि मतलब साउंड की बात हो रही है, लय मतलब रिदम की बात हो रही है और शब्द मतलब वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। पहला कह रहा है अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल बुद्धि जो होता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होता है, हम जब दूसरों के बारे में समझने लगते हैं उसको इंटरपर्सनल मतलब अंतर्वैयक्तिक कहा जाता है। वहीं दूसरा ऑप्शन कह रहा है अंतरावैयक्तिक। अंतरावैयक्तिक मतलब हुआ जब हम खुद के बारे में समझने लगते हैं, मतलब जब हम खुद को समझने लगते हैं तो वो अंतरावैयक्तिक होता है। तीसरा कह रहा है भाषिक बुद्धि। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हुआ, मतलब ध्वनि, लय और शब्द की जहाँ पे बात होगी तो वो तो भाषा की बात हो रही है, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो ये मैप्स वगैरह जो बनाते हैं या बिल्डिंग का जो मैप बनाते हैं उनमें ये बुद्धि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हिच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रीफर्ड। कह रहा है सामाजिक संरचनात्मक कक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है सहयोगी प्रायोजित कार्य, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। अब अगर सहयोग में कोई बच्चा कार्य करेगा, मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके अपने फ्रेंड सर्कल में काम करेगा, तो वहाँ पे बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एक शब्दोत्तर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैविंग वन वर्ड आंसर। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सिर्फ कराएंगे, मतलब बच्चा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटेगा, तो ये सामाजिक संरचनात्मक कक्षा का उदाहरण नहीं है। वहीं तीसरा कह रहा है मानक परीक्षण, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मतलब टेस्ट भी लेकर के हम बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं दे सकते हैं। चौथा कह रहा है मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा, टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉल। अब रिकॉल बेसिस पे मतलब अगर हम वहाँ पे सिर्फ कोई भी चीज़ को रटने के लिए बोले तो ये भी उचित नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। CCE का बात हो रहा है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, सतत का मतलब जो लगातार चलता है। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट हमारा अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उसकी सहायता करना। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्टिंग टू चिल्ड्रेन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल। अब टीचिंग लर्निंग के दौरान मतलब अध्यापन के दौरान मतलब सिखाने के दौरान अगर हम छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है
अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। अब यहाँ पे कह रहा है तुलना करना मतलब कंपटीशन करना है, छात्रों का अंक का पता लगा करके या उसके ग्रेड का पता लगा करके कि ये अच्छा है तुम अच्छे नहीं हो, तो ये सबसे गलत हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। अब हमको बच्चों से पेपर पेंसिल टेस्ट पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहन की योग्यता का मापन करना। पेरियोडिक टेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रेन टू गॉज देयर एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। अब उसके हमको मेमोराइजेशन मतलब अगर याद करने की उसकी कैपेसिटी कितनी है उसको माप करके हम कोई बहुत बड़ा पढ़ाई का माहौल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी इनकरेज्ड टू सेट डैश गोल्स, मतलब किस तरह का उसको लक्ष्य निर्धारित करना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, मास्टरी ओरिएंटेड, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि मास्टरी हासिल करने के लिए मतलब कोई भी चीज़ के बारे में उसको बोलेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से उस पर महारत हासिल हमको कर लेना है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। फिर भी आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है असफलता से बचने वाले लक्ष्य, फेल्योर ओरिएंटेड। अब सिर्फ असफलता से बचने के लिए हमको बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना है। तीसरा कह रहा है असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, फेल्योर एक्सेप्टिंग, बच्चों की असफलता को भी हमें स्वीकार्य नहीं करना है। और चौथा कह रहा है आत्म पराजित लक्ष्य, सेल्फ डिफीटिंग, मतलब खुद को हमें पराजित भी नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा समावेश का नियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। समावेशन के नियम का बात हो रहा है। पहला कर रहा है विभेदन, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, भेदभाव तो बच्चों में हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा कह रहा है मानकीकृत अनुदेश, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन। अब हमको बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, मतलब अनुदेश नहीं देना है। तीसरा कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल में तरह तरह के अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह के आएंगे तो उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी, तो हमें उसे स्वीकार करना है और सबको सेम इंपॉर्टेंस देना है। फिर भी चौथा ऑप्शन देखते हैं। इसमें कह रहा है पृथक्करण और नामांकित करना, सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग। तो हमको बच्चों को लेवल नहीं करना है कि तुम बुद्धू हो या तुम पढ़ने वाले हो या तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इस तरह से हमें नहीं करना है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब वो पूर्ण रूप से कंप्लीटली नहीं देख सकता है, थोड़ा मोड़ा वो ठीक से देख सकता है। अ चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन। तो ऑप्शन दे रहा है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, शुड बी इनकरेज्ड टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन। अब हमें बच्चों को इस तरह से तो प्रोत्साहित नहीं करेंगे, या हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें स्कूल में नहीं आना है, तुम देख नहीं सकते हो या तुम ठीक से नहीं चल सकते हो तो तुमको स्कूल में नहीं आना है, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि सबको एक समान हमको देखना है, एक समान ढंग से पढ़ाना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उसे एक अलग संस्था में रखने की जरूरत है, नीड टू बी इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन। अब उसके लिए अलग संस्था भी तो हमें नहीं खुलवाना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, शुड बिकम अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर स्कूल विथ इंक्लूसिव प्रोविजन। अब यहाँ पे कह रहा है कि नियमित स्कूल में हमको रखना है, रेगुलर स्कूल में। और समावेशी प्रावधान से मतलब हुआ कि अगर जैसे बच्चे ठीक से चल नहीं पा रहे हैं या ऊपर वो बिल्डिंग पे नहीं जा सकते हैं, पैर टूटा हुआ या कुछ भी है, तो उसके लिए हमको ग्राउंड फ्लोर पे पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। फिर भी चौथा ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थिति का सामना करने की क्षमता विकसित हो, शुड बी इन अ रेगुलर स्कूल with no special provision to encouraging कोपिंग बिहेवियर्स। तो यहाँ पे अगर हम स्कूल में डाल देंगे उसको और उसको कहेंगे कि क्षमता उसका विकसित होगा, तो ऐसा भी तो जरूरी नहीं अगर वो चल नहीं पाएगा, ठीक से बैठ नहीं पाएगा और ज़बरदस्ती उसको कहेंगे कि बैठने से या चलने से तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम। अब यहाँ पे सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तो जब भी क्रिएटिविटी की बात हो मतलब बच्चा यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना,
एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर। तो यहाँ पे अलग अलग ढंग से वो इमेजिन करेगा, अलग अलग ढंग से वो कल्पना करेगा बच्चा, और सारे बच्चे अलग अलग ढंग से उत्तर देंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है मस्तिष्क उद्दीलन पर बल देना, इम्फेसाइज ऑन ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग कहने का सेंस हुआ कि उसको कोई भी क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन उसको दे देना है और उसे कहना है कि सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्म होगा, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है अभिसारी चिंतन पर बल देना, इम्फेसाइज ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पे हमें अभिसारी पे नहीं बल्कि अपसारी चिंतन पे बल देना है। किस पे? अपसारी चिंतन पे हमें बल देना है, जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। मतलब बच्चे को एक चीज के बारे में अलग अलग ढंग से उसका आंसर निकालने के लिए बोलना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है असहमति के प्रति सहनशीलता, टॉलरेंस टू डिसेंट। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, मतलब 1 to 4 ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों के करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? नॉट वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट इन लाइन विद द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन टू हेल्प अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब क्या है? स्वलीनता है, मतलब वो खुद में लीन है। तो इन योर क्लास हु इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप अप विथ ग्रुप एक्टिविटी, वो ग्रुप एक्टिविटी इसलिए नहीं कर पाता, ठीक से सबके साथ घुल मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो पहला कह रहा है कि सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, गिविंग अपॉर्चुनिटी विजुअल एंड रिटन मटेरियल टू बी यूज ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सामूहिक कार्य के दौरान उसे प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री हम देंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों के साथ कार्य करने की अनुमति देना, अलाउइंग द चिल्ड्रेन टू वर्क इन पेयर्स इन अ रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर विथ लेस नॉइज। जहाँ पे शोरगुल कम है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है तो उस जगह पे इस तरह के बच्चों को ले जाना है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल। बच्चों को हमें स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है, किसी खास स्कूल में नहीं भेजना है, बल्कि एक ही स्कूल में सबके साथ रखना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, सीकिंग द सपोर्ट ऑफ रेमेडियल टीचर इन रेगुलर क्लासरूम। अब क्लासरूम में हमें रेमेडियल टीचर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी टीचर जो बच्चों के प्रॉब्लम का पता लगाए और फिर उसको सॉल्व करे। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्यों? क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने, इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। अब अगर कोई हम स्कूल में है और बच्चे हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो उसे खूब शाबाशी देंगे, बोलेंगे ठीक है बेटा बहुत अच्छा है, और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरा कह रहा है के लिए हतोत्साहित करना, डिस्करेज हमको बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करना है, हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा कह रहा है कि कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए, मतलब बच्चों को हम प्रश्न पूछने की अगर अनुमति ही नहीं देंगे, अगर हम अलाउ ही नहीं करेंगे तो बच्चे क्लास में कुछ पूछ ही नहीं पाएंगे। और चौथा कह रहा है पर सजा देनी चाहिए, पनिश तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, सजा तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तक को याद करके पुनः पेश करने की योग्यता के स्थान पर उसमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को हमको आवाज़ उठाने देना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए बच्चा, पूछने पर वाद विवाद भी करे, मतलब बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन करें, समूह में कार्य करें, तो इस तरह की योग्यता हमें विकसित करनी चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रहा है। स्कूल मस्ट इनेबल चिल्ड्रेन टू फाइंड देयर वॉइसेज, नर्चर्स देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंग्स, to ask questions, to engage in discussion and do group works rather than building their ability to reproduce textual knowledge। मतलब हमको सिर्फ टेक्सुअल नॉलेज को रिप्रोड्यूस नहीं करना है। तो बहुत अच्छा बात कह रहा है कि मतलब जो बुक में लिखा हुआ है उसी को बार बार हमको रटवाना नहीं है बच्चों को। ये कथन है और इसका तर्क दे रहा है
कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स नेचर, इन इट्स कैरेक्टर, मतलब अधिगम जो है वो क्रियाशील है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाए क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है और तर्क जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप्स विद इन अ पार्टिकुलर टॉपिक आर नोन एज। ज्ञान और संबंध को निरूपित करने के आलेखीय साधन को हम लोग संकल्पना मानचित्र के नाम से जानते हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स के नाम से जानते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है खंड, चंक्स, खंड मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा से तो कोई मतलब ही नहीं है। अवगति आयोजक मतलब एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, इससे कोई मतलब है नहीं। स्मृति सहायक कह रहा है, न्यूमोनिक्स कह रहा है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। किसी भी चीज़ को याद करने का जो शॉर्टकट ट्रिक होता है उसी को न्यूमोनिक्स कहा जाता है, मतलब स्मृति सहायक कहा जाता है। जैसे हम लोग शॉर्टकट याद करते हैं PCSE, मतलब क्या हुआ? फिजिकल, फिजिकल मतलब हुआ शारीरिक। C पर हुआ कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक। S पर हुआ सोशल मतलब सामाजिक। E पर हुआ इमोशनल मतलब सांवेगिक। यह हम लोग याद करते हैं SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसको याद करने का जो शॉर्टकट ट्रिक होता है उसको न्यूमोनिक्स मतलब स्मृति सहायक बोला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ सही होगा, संकल्पना मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। चूज द एग्जाम्पल दैट इलिस्ट्रेट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हो रही है, मतलब हमको खुद के अंदर किसी चीज़ को करने का अगर जिज्ञासा होगा उसी को आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है, मतलब परीक्षा में उसको अच्छा अंक चाहिए इसीलिए वह ऐसा काम कर रही है। तो यहाँ पे आंतरिक नहीं हुआ बल्कि बाह्य हुआ, मतलब एक्सटर्नल की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रही है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। रूमी कंप्लीटिंग हर होमवर्क सो दैट हिज पेरेंट्स लेट हिम वॉच टीवी। तो यहाँ पे भी आंतरिक अभिप्रेरणा की बात नहीं हो रही है बल्कि एक्सटर्नल मतलब बाह्य की बात हो रही है क्योंकि उसके अंदर से कोई जिज्ञासा पढ़ने की नहीं है। तीसरा कह रहा है, रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लेकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। तो यहाँ पे भी प्रशंसा पाना है या रिवार्ड हमको पाना है, तो वो भी हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं हो सकता बल्कि वो बाह्य होगा, मतलब एक्सटर्नल होगा। चौथा कह रहा है, अपने परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखता है। तो यहाँ पे नया जानकारी प्राप्त करने का बात हो रहा है, मतलब यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हो रही है, इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? नहीं वाला क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ दीज स्ट्रेटेजीज इज नॉट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स कोप विथ एंग्जाइटी, मतलब कौन सा ऐसा नीति है जो छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, टीचिंग देम मेथड्स फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग। तो यहाँ पे इफेक्टिव और मीनिंगफुल का बात हो रहा है, मतलब प्रभावकारी का बात हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, हेल्पिंग देम सेट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल भी अच्छा ही होता है कुछ चीज़ों के लिए, ये भी ऑप्शन सही होगा। तीसरा कह रहा है, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, हेल्पिंग देम रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ देयर एंग्जियस फीलिंग। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी ठीक है। चौथा कह रहा है, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग विथ वन अनदर इन द क्लासरूम। अब हमें बच्चों को एक दूसरे से तुलना वगैरह भी नहीं करना है कभी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचिता एक गणित शिक्षिका अपने छात्र की भाषा कथन वाले प्रश्न में सही प्रक्रिया पहचानने में
त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। मतलब वह त्रुटि का विश्लेषण करे, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रही है, तो इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, यही हमारा क्वेश्चन है। रचिता, अ मैथमेटिक्स टीचर, tries to analyze the errors made by her students in identifying the correct operation to be applied for statement sum. She does this too. मतलब अगर कोई बच्चा अगर एरर कर रहा है, मतलब अगर कुछ बनाने में गलती हो रही है उसको, तो उसको एनालाइज करके यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, सेग्रीगेट स्टूडेंट्स हु मेक मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स। अब हमें यहाँ पे छात्रों को पृथक बिल्कुल भी नहीं करना है, सबको एक साथ एक समान रूप से लेके चलना है। दूसरा कह रहा है अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, गिव मोर क्वेश्चंस टू देम एज पनिशमेंट। अब हमें बच्चों को तो दंड देना ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, करेक्ट द एरर्स बाय गिविंग देम मोर प्रैक्टिस। अब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाने से बच्चा सारा कुछ समझ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चौथा कह रहा है त्रुटियों को समझाना, क्योंकि वह छात्रों के विचारों को समझने में मदद करती है, अंडरस्टैंड द एरर्स सिंस दे आर अ विंडो टू चिल्ड्रेंस थिंकिंग। अब अगर हम बच्चों की गलतियों को समझा देंगे कि नहीं बेटा यहाँ पे इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से होगा, तो इससे वो समझ जाएगा और हमेशा के लिए उसको याद रहेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज इम्फेसाइज ऑन। यहाँ एनईपी की बात हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है परीक्षा के लिए पढ़ना, लर्निंग फॉर एग्जाम्स। तो हमें बच्चों को परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना है, मतलब परीक्षा में कैसे पास करना है उसके लिए हमको नहीं पढ़ाना है। दूसरा कह रहा है स्मरण आधारित शिक्षा, रोट लर्निंग। बच्चों को हमको याद भी करने के लिए कुछ नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ हम रटवाने से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। तीसरा कह रहा है अभ्यास और ड्रिल, प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस करवाने से बच्चा समझ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चौथा कह रहा है वैचारिक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब उसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी, तो वो अच्छा कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक सार्थक अधिगम करते हैं। चिल्ड्रेन लर्न मोर मीनिंगफुली। अब बच्चे सबसे अच्छे ढंग से सार्थक अधिगम कब करेंगे, तो पहला कह रहा है व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, थ्रू लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अब सिर्फ उसको हम अगर लेक्चर देंगे, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब सिर्फ अनुदेश देंगे, तो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरा कह रहा है पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, बाय रिपीटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस। यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, व्हेन दे आर एक्टिवली इंगेज्ड इन टास्क एंड एक्टिविटीज। जब बच्चा खुद से एक्टिव हो, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है जब कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं, एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स आर ऑफर्ड एट एवरी स्टेप इन कॉम्प्लीशन ऑफ द टास्क। अब अगर कोई टास्क को कंप्लीट करना है, तो उसको बार बार हर एक स्टेप पे, हर एक चरण में हम उसको प्राइज दे रहे हैं, मतलब इनाम दे रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल्स and the scope to self direct their learning is a way of promoting। अब अगर वो स्वनिर्देशित मतलब खुद को स्वनिर्देशित मतलब वो खुद को डायरेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हम किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। पहला कह रहा है यंत्रवत अधिगम, रोट लर्निंग को बढ़ावा हम दे नहीं रहे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, कॉम्पिटिटिव लर्निंग, तो यहाँ पे हमको कंपटीशन भी तो नहीं करवा रहे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है अन्वेषित अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो डिस्कवर करेगा, खुद से वो पता लगाएगा। चौथा कह रहा है निर्देशात्मक अधिगम, लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन। अब हम उसको इंस्ट्रक्शन दे करके, निर्देश दे करके तो करवा नहीं रहे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है।
तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं।